दहशतगर्दी की माली मुआवनत के तदारुक की निगरानी करने वाले इदारे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की तरफ से पाकिस्तान को मजीद 4 माह के लिए निगरानी की ग्रे लिस्ट में ही रखने का फैसला सामने आ गया है। और दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि पाकिस्तान तो FATF से निकलना चाह रहा था, लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ टर्की जो है उसको भी FATF में डाल दिया गया है। और क्योंकि पाकिस्तान और टर्की के बड़े अच्छे ताल्लुकात समझे जाते हैं, बड़ी अच्छी बायलैटरल रिलेशंस हैं, पॉलिटिकल कोऑपरेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, फिर मिलिट्री डिफेंस के हवाले से अच्छे ताल्लुकात। असली दोस्त वही होता है जो कि कब्र तक साथ दे, और ऐसी ही कुछ दोस्ती निभाई पाकिस्तान ने तुर्की के साथ। खुद तो FATF की ग्रे लिस्ट में था ही, टर्की को भी बुला लिया। शराइत है ना वो पूरी कर ली हैं, फिर भी पाकिस्तान को FATF के अगले सेशन तक ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया गया है। की माली मुआवनत के तदारुक की निगरानी करने वाले इदारे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की तरफ से पाकिस्तान को मजीद 4 माह के लिए निगरानी की ग्रे लिस्ट में ही रखने का फैसला सामने आ गया है, मीनिंग स्टेटस को, जिसके बाद नाजरीन पाकिस्तान के स्टेटस में तब्दीली का फैसला अब आइंदा सेशन यानी कि अप्रैल 2022 में किया जाएगा। इजलास में पाकिस्तान के इकदाम की तारीफ तो की गई, मगर आलमी सतह पर FATF के मेयार पर मुकम्मल तौर पर पूरा ना उतर पाने का भी कहा गया है। गुज़िश्ता रोज गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर ने FATF के हवाले से उम्मीद दिलाई थी। FATF के 27 नुक्ते जो उन्होंने बनाए थे, बड़े सख्त नुक्ते बनाए थे, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें इन 27 में से 26 हैं विच आर फुली मेट और एक है पार्शली मेट। तो अब इन फिगर से आप खुद ही कॉन्फिडेंस ले लें कि हमने जो FATF पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, इससे अनकरीब जो छोटा सा आखिरी मरहला रह गया है वो भी अबूर हो जाए। हमारे टेरर फाइनेंसिंग कंट्रोल्स और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के इकदाम के हवाले से दुनिया अभी भी मुतमईन नहीं। ये फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आ रहा है कि जब मुशीर खजाना शौकत तरीन और गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर IMF को अगली किस्त देने के लिए अभी तक मुतमईन नहीं कर सके। IMF से मुआहिदा ना होने और मुल्क में जारी बेयकीनी की वजह से डॉलर रोज बरोज ऊपर जा रहा है। आज भी डॉलर 173 रुपए 96 पैसे में ट्रेड हुआ है। पहले ताजा तरीन खबर पे मैं बात करना चाहूंगी कि पाकिस्तान ने 6 से जो 4 शराइत है ना वो पूरी कर ली हैं, फिर भी पाकिस्तान को FATF के अगले सेशन तक ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया गया है। क्या कहेंगे आप जाना साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पिछली दफा भी शाह महमूद कुरैशी साहब ने खास तौर पे कहा था कि ये फैसले सियासी हैं इनके, और ये अदारा सियासत की बुनियाद पे चल रहा है, ये कोई कानूनी या टेक्निकल कोई इनके इश्यूज नहीं है जिनकी बुनियाद 27 पॉइंट उन्होंने दिए थे। 27 में से तकरीबन 26 पे पूरा अमल हो चुका था और 27वें पे किसी हद तक थोड़ा सा अमल था। अब वो भी मेरा ख्याल है किसी हद तक मुकम्मल हो गया है, 19-20 शायद रह जाए। लेकिन असल चीज ये है कि FATF चूंकि एक ऐसा अदारा है जो कि मगरबी कुव्वतें उसको अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल करती हैं, तो वो किसी भी मुल्क को जिसको वो आर्म ट्विस्टिंग करना चाहें उसको वो इस तरह का कोई उनके लिए बहाना ढूंढ के पीछे लग जाएं। पाकिस्तान के लिए कोई सबूत, कोई शवाहिद नहीं, लेकिन जमात-उद-दावा को या जैश मोहम्मद को इनको यूनाइटेड नेशन से टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करवा के तो पाकिस्तान पे दबाव डालना शुरू कर दिया कि आप टेरर फंडिंग रोकें। बहरहाल मैं इसको यूं देखता हूं कि पाकिस्तान ने बहुत मेहनत से काम किया, उससे हमारे अपने कवानीन बेहतर हो गए, हमारे अपनी इकोनॉमी में इसका फर्क पड़ा, इसलिए कि जो रेमिटेंसेज आ रही थी बाहर से, वो पहले हुंडी वगैरह के जरिए आती थी, अब बैंकों के जरिए आ रही हैं, आपको फॉरेन एक्सचेंज मिल रहा है और फॉरेन एक्सचेंज गवर्नमेंट के पास आ रहा है, आपके रिजर्व बढ़ रहे हैं, तो इससे फायदा हुआ है। और उसके अलावा वैसे भी टेरर फंडिंग को चेक करना हमारे लिए निस्बतन आसान हो गया। तो मैं प्राइमरीली इसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, लेकिन ये ज़हन में रखिए कि आपको ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा आइंदा भी। ये वो कहेंगे कि जनाब हमने आपकी रिपोर्ट देख ली, लेकिन अब हम जाके वहां पे पाकिस्तान जाके तो वेरिफिकेशन करेंगे। आइंदा भी ग्रे लिस्ट में आप कह रहे रखा जाएगा अभी? हाँ, वो वेरिफिकेशन के चक्कर में आपको डाल देंगे, उसमें फिर कोई नुक्ता निकाल देंगे, तो ये चलता रहेगा सिलसिला। क्योंकि आपने बहुत सारी चीजों पे अमल कर दिया, तो ब्लैक लिस्ट में तो डाल नहीं सकते, कोई जवाब नहीं है, लेकिन ग्रे का बहाना ढूंढते रहेंगे और इसी तरह आपके ऊपर प्रेशर रखेंगे, जिस तरह IMF में भी आपको लटका के रखा। नमस्कार। असली दोस्त वही होता है जो कि कब्र तक साथ दे, और ऐसी ही कुछ दोस्ती निभाई पाकिस्तान ने तुर्की के साथ।
खुद तो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में था ही, टर्की को भी बुला लिया। अब दोनों दोस्त साथ बैठे हैं वहाँ पर। असलियत ये कि टर्की हमेशा से एक अच्छी इकोनॉमी रही है, पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी नहीं रही, उसका टेरर से वास्ता कम रहा है और उन्होंने काम भी किया टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए, लेकिन फिर भी घुस गया। एक रीज़न तो ये भी रहा होगा कि वो पाकिस्तान को, जो कि जिस पे पूरी वर्ल्ड की नज़र है, पूरी वर्ल्ड उससे खफा है कि ये टेरर की फाइनेंसिंग कर रहा है, ये आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है, और उसको तुर्की सपोर्ट कर रहा था। लेकिन जब पाकिस्तान जब घुसा था एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में, तो उस समय उसे दो ही कंट्री सपोर्ट कर रहे थे, एक चाइना और एक तुर्की। चाइना की इकोनॉमी बर्बाद हुई, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि राहु का असर पड़ा, राहु से दोस्ती करोगे तो असर तो पड़ेगा भाई। तो वही हुआ, असर खराब पड़ा चीन पे भी, उसकी इकोनॉमी भी ऐसी बढ़िया इकोनॉमी 1980 से अब तक जो भाग रही थी वो सडनली डाउन ट्रेंड पे आ गई। और तुर्की जो फर्स्ट क्लास काम कर रहा था, यूरोप से बड़े अच्छे रिलेशंस थे, वो ब्लैक लिस्ट में पहुंच गए भाई साहब। अब क्या, अच्छा पाकिस्तान को भी एक ही चीज़ थी, पाकिस्तान को भी ये भरोसा था कि मुझे निकालेंगे तो इस ग्रे लिस्ट से तो तुर्की निकालेगा। चाइना की बहुत ज़्यादा सुनी नहीं जाती, ईस्ट वेस्टर्न ब्लॉक का मेंबर है तुर्की, यूरोपियन यूनियन में जाने के सपने लेता है, इसकी अच्छी दोस्ती है, नेटो का मेंबर है, ये ही निकालेगा। लेकिन अब तो खुद ही घुस गया भाई वो, तो कैसे निकालेगा? तो पाकिस्तान के मंसूबों पे पानी फेरा, पाकिस्तान खुद भी ग्रे लिस्ट में कंटिन्यू हुआ। और होना भी था, जिस दिन आपका डिसीजन हो रहा है एफएटीएफ का, उससे पहले आपने जो एक्शन लिए नहीं लिए वो तो बात अलग, जिस दिन आपका डिसीजन हो रहा है उसी दिन आप अफगानिस्तान में आपके शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर बैठे थे और साथ में बात किनसे कर रहे थे, वही मुल्ला खुद वगैरह से, जिनको यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी हैं वो। तो उनसे बात करोगे तो आपको लगेगा नहीं एफएटीएफ को कि हम लोग इसको ब्लैकलिस्ट में डालें। वो तो उन्होंने एहसान किया कि नहीं डाला आपको ब्लैकलिस्ट में, ग्रे में ही रखा। भाई आपके अपनी हरकतें क्या है, आप इंडिया को ब्लेम कर देते हो। एफएटीएफ ने भी इस बार मना किया कि इंडिया की कोई गलती नहीं है, हम 29 हमारी ऑर्गेनाइजेशंस और कंट्रीज हैं, वो सारे के सारे मिल के डिसीजन लेते हैं, कंसेंसस पे डिसीजन होता है, इंडिया कुछ नहीं करता। लेकिन अब पाकिस्तानी मीडिया बार बार यही बोलेगा, बड़े बड़े जो लीडर्स घूमते हैं और बड़े बड़े जो पत्रकार घूमते हैं, यही बोलेंगे कि इंडिया ने डलवाया। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों एक बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि पाकिस्तान तो एफएटीएफ से निकलना चाह रहा था, लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ टर्की जो है उसको भी एफएटीएफ में डाल दिया गया है। और क्योंकि पाकिस्तान और टर्की के बड़े अच्छे ताल्लुकात समझे जाते हैं, बड़ी अच्छी बायलैटरल रिलेशंस हैं, पॉलिटिकल कोऑपरेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, फिर मिलिट्री डिफेंस के हवाले से अच्छे ताल्लुकात हैं, तो ये एक ऐसी चीज हुई है जिसको थोड़ा समझने की जरूरत है कि टर्की को क्यों डाल दिया गया। हमें तो डालने की समझ आई। अगर आपको याद हो कि भारत के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, सॉरी फॉरेन मिनिस्टर हैं, जनाब जयशंकर साहब, उन्होंने कहा था एक दफा कि आज पाकिस्तान एफएटीएफ में है, दिस इज बिकॉज ऑफ अस। लेकिन मजे की बात यह है कि जब आप एफएटीएफ की इंतजामिया से सवाल किया गया कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ये कहते हैं कि पाकिस्तान एफएटीएफ में भारत की वजह से, तो उन्होंने कहा कि ये मैं इस पे तो कमेंट नहीं करूंगा कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि एफएटीएफ एक टेक्निकल बॉडी है, सो एंड सो। अब पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो टेक्निकली उन्हीं रीजंस की वजह से एफएटीएफ में रखा जा रहा है जो भारत कह रहा है। वो कौन सी रीजंस हैं? वो कह रहे हैं जी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस की इंप्लीमेंटेशन करनी है, और वो जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस हैं वो कहते हैं जनाब कि पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा स्टेप्स लिए हैं, लेकिन अपनी जो इन्वेस्टिगेशंस, प्रोसिक्यूशन, उनको डेमोन्स्ट्रेट करें उन लीडरशिप जिनको यूएन ने डेजिग्नेट किया है टेरर ग्रुप्स के तौर पर। दिस इज व्हाट द एफएटीएफ इज सेइंग। और वो हाफिज सईद एंड दीज आर द पीपल, और ये ग्रुप्स हैं जिनके बारे में बात होती है। सो इट इज इन फैक्ट ऑन वन वे और दी अदर, क्योंकि जो टेक्निकल चीजें थी व्हेन इट कम्स टू मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, ठीक है, उस पर तो पाकिस्तान ने बड़ा कमाल किया और टेरर फाइनेंसिंग के जो है 27 में से 26 पॉइंट जो है वो कंप्लीट कर लिए, और इसमें
जब ये सवाल किया गया कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल रहे हैं, तो FATF ने कहा नहीं, ब्लैक लिस्ट वाला तो जो है वो सवाल ही पैदा नहीं होता, बिकॉज उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। और जो जिसे कहते हैं कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस एक्ट 2020 पाकिस्तान ने पास कराया, फिर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, काउंटर टेरर फाइनेंसिंग और कम्बैटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, और इस तरह की जो चीजें हैं, सुपरविजन ऑफ डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशंस, फिर ट्रांसपेरेंसी ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप इंफॉर्मेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टारगेटेड फाइनेंशियल सैंक्शंस फॉर प्रोलिफरेशन फाइनेंस, जो है इसको अभी हम लोगों ने, पाकिस्तान ने की है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि बात तो फिर आ गई उसी में कि जो जयशंकर कह रहे हैं दैट कैरीज अ वेट, और इसमें पाकिस्तान में एक चीज बड़ी क्लैरिफाई हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, लास्ट टाइम जब FATF का रिव्यू था तो पाकिस्तान में बहुत शोर मचा हुआ था। देखिए जी, उधर से अमेरिका के हालात जो थे अफगानिस्तान में बड़े पतले थे, तो पाकिस्तान चाहता था कि हमने अपना 27 में से 26 आइटम्स पूरे कर लिए, हमें यहां से निकाल दिया जाए।